दोस्तों नमस्कार, मैं खेमराज फौजदार अपने YouTube चैनल वाईफाई हैक में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान विषय में बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट या अधिगमकर्ता का विकास। तो अधिगमकर्ता के विकास में हमने प्रारंभिक जो वृद्धि और विकास का अंतर था वो पिछले वीडियो में देखा था। इसके बाद हमने बात की थी कि आगे हम अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम पहली अवस्था पढ़ते हैं, गर्भावस्था। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि गर्भावस्था का जो समय है, गर्भावस्था का जो समय है वह 9 माह 10 चंद्रमास 270 दिन से 280 दिन और 40 सप्ताह का होता है। कोई भी इनमें से जो ऑप्शन में होगा वो अपने को ठीक करना है। अब इसमें देखिए कि गर्भावस्था जो है, इसका जो उदाहरण मिले हैं वो 180 दिन से लेकर के 330 दिन के उदाहरण हमको एग्जाम्पल्स अध्ययन करने पर देखने को मिले हैं वैज्ञानिकों को कि प्रसव काल 180 दिन में भी हुआ है कम से कम और 330 दिन में भी हुआ है। लेकिन ये हमारे आंसर नहीं होंगे अगर ये पूछा जाएगा कि गर्भावस्था का काल क्या होता है। मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। लेकिन शब्द जब ये होगा गर्भावस्था का काल क्या है, तो 9 माह 10 चंद्रमा 270 से 80 दिन और 40 सप्ताह होता है। ये अपने को जवाब देना है। तो इसका अब हम वर्गीकरण करते हुए देखते हैं। 2 प्रकार के कोष होते हैं, यानी जनन कोष या प्रजनन कोष जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रजनन कोष 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मातृकोष, एक होता है पितृकोष। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा हुआ है पहले रीट के एग्जाम में कि जीवन की प्रथम अवस्था जो होती है वो कितने कोष से होती है। प्रथम अवस्था होती है उसमें कोष कितने होते हैं। तो वहां पर 1 कोष, 2 कोष, बहुकोष कई ऑप्शन थे। तो देखिए ये प्रजनन कोष के नाम से जाने जाते हैं मातृकोष और पितृकोष। इसका आंसर होगा 1 कोष। ये प्रजनन कोष हैं, ना कि जीवन की प्रथम अवस्था। मातृकोष अंडाशय से उत्पन्न होता है अंडाणु के रूप में, और पितृकोष से शुक्राणु के रूप में पितृकोष आता है। ये जीवन प्रजनन क्रिया के लिए 2 कोष हैं, लेकिन इनमें दोनों में अभी कोई जीवन नहीं है। जब ये दोनों में संपर्क होता है तब यहाँ पर ये शुक्राणु जो होते हैं वो इस अंडाणु को निषेचित करते हैं। इसे हम निषेचित अंड कहते हैं, इसे हम जायगोट कहते हैं, इसे हम संयुक्त कोष कहते हैं, इसे हम युक्ता कहते हैं, और ये जीवन का प्रथम अवस्था है। तो ये तो एक ही हुआ। तो ये प्रश्न पूछा हुआ था कि जीवन की प्रथम अवस्था में कोषों की संख्या क्या होती है, तो 1 होती है।
अब यहां से आगे गर्भाशय जो होता है, उस गर्भाशय में एक नलिका होती है जिसको हम कहते हैं फालोपियन ट्यूब। फालोपियन ट्यूब, यह निषेचित अंड इस फालोपियन ट्यूब के द्वारा गर्भाशय में पहुंच जाता है। अब इस गर्भावस्था की यदि हम बात करते हैं तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 होता है डिंब अवस्था, इसको कहते हैं पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ ओवम। और यह अवस्था होती है इस निषेचन क्रिया से लेकर के 2 सप्ताह तक, अर्थात 14 दिन तक। यह अवस्था कहलाती है डिंब अवस्था। इस डिंबा अवस्था में यह निषेचित अंड, जो कि पितृकोश और मातृकोश के निकले हुए अंडाणु और शुक्राणु के मिलन से बनता है निषेचित अंड, यह निषेचित अंड गर्भाशय में 14 दिन तक स्वतंत्र रूप से घूमता है, स्वतंत्र रूप से घूमता है, विचरण करता है। इसके अंदर इस अंडाणु में यौल्क होता है, यौल्क पाया जाता है। और अभी किसी एक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा हुआ था कि यह अंडाणु या निषेचित अंड किसके कारण जीवित रहता है, तो उसका आंसर भी ये होगा यौल्क। यौल्क होता है, यौल्क अर्थात एक भोजन, एक शक्ति, एक ऊर्जा होती है। अब इस यौल्क के कारण यह इस समय इसमें 14 दिन तक घूमता है और 10 से 14 दिन के बीच में कहीं पर भी गर्भाशय की आंतरिक सतह पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। 10 दिन से लेकर के 14 दिन के बीच में, 10 दिन, 11वें दिन, 12वें दिन, 13वें दिन या 14वें दिन, इतने दिन ये जो इस अवस्था में रहता है, इसको हम स्वपोषी अवस्था में कहते हैं। पहली जो अवस्था है डिंब अवस्था, इसमें यह निषेचित अंड स्वपोषी अवस्था में रहता है, अपना पोषण खुद करता है। किससे करता है, तो यौल्क से करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये इसके दौरान यहां पर ये स्थायी हो गया है और इसमें से तंतुनुमा संरचना निकलने लगती है और वो गर्भ के साथ, गर्भाशय की आंतरिक सतह के साथ में अपने तंतुओं को चुभो करके अपना स्थान निश्चित कर लेता है। इसके बाद में बात आती है कि ये जो निषेचित अंड होता है, ये कितने आकार में होता है, तो देखिए निषेचित अंड जो होता है वह 1 ग्राम का 5000वां भाग होता है, अर्थात 1/5000 ग्राम इसका वजन होता है इस निषेचित अंड का। यह निषेचित अंड अब यहां से आगे गर्भाशय में जाता है और जब ये धीरे धीरे बड़ा होता है तो एक शिशु का रूप लेता है। आगे चल करके जब बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वजन हो जाता है 3.5 kg। तो ये पूछा जा सकता है प्रश्न आगे आने वाली परीक्षाओं में, निषेचित अंड का वजन कितना होता है, तो 1 ग्राम का 5000वां भाग। और जब ये बालक जन्म लेता है तो इसका वजन इसी से तो बना, तो ये कितना हो गया 3.5 किलोग्राम। अर्थात ये कितना बढ़ गया है,
तो यदि इसके वजन की हम बात करते हैं तो ये 10 अरब गुना बढ़ जाता है, 10 अरब गुना वृद्धि होकर के, और ये 3.5 किलोग्राम हो जाता है। और यदि हम इसके आकार की बात करते हैं तो बालक का 50 से 51 सेंटीमीटर लंबाई होती है जन्म के समय, तो इसमें यह वृद्धि 50,000 गुना हो जाती है। 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। निषेचित अंड का भार कितना होता है, तो 1/5000 ग्राम, यानी 1 ग्राम का 5000वां भार। और जन्म के समय यह कितनी गुना वृद्धि करता है, तो 10 अरब गुना वृद्धि कर लेता है वजन में। और आकार कितना बड़ा हो जाता है, तो 50,000 गुना आकार हो जाता है, जिसकी लंबाई होती है 50 से 51 सेंटीमीटर। इस तरीके से ये इस अवस्था के अंतर्गत, यानी पहली अवस्था जो आपकी डिप अवस्था कहला रही है, इसमें ये प्रोसेस होता है। अब कई बार क्या होता है कि ये जो निषेचित अंड है, ये निषेचित अंड जब इस दीवार के सहारे, आंतरिक सतह के सहारे अपना स्थान ग्रहण करता है, तो इसके लिए भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, आरोपण। ये पूछा जा सकता है निषेचित अंड गर्भाशय में आरोपण कितने दिन में करता है, तो 10 से 14 दिन में। या आरोपण से पहले निषेचित अंड किस रूप में होता है, तो स्वकोशी रूप में होता है। अब कई बार ये आरोपण नहीं होता है, इसका क्या कारण नहीं होता है, इसका क्या कारण है, तो देखिए इसके कई कारण हो सकते हैं, कई रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 1 ये है कि ये अंडाणु में जो यौल्क था, तो यौल्क की मात्रा कम होना, अर्थात जब इसमें ये भोजन की मात्रा, ऊर्जा की मात्रा कम होती है, तो 10 दिन से पहले ये इम्प्लांटेशन हो नहीं सकता। तो 10 दिन तक अगर ये जीवित नहीं रह सकता, इसको भोजन नहीं दे सकता, ऊर्जा नहीं दे सकता, तो ये पहले ही क्या हो जाता है, मृत हो जाता है। और यह निषेचित अंड अगले मासिक चक्र से बाहर, मृत जो अंडाणु है वह अगले मासिक चक्र से बाहर हो जाता है। तो रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 2 है कि यदि इस इम्प्लांटेशन प्रक्रिया के दौरान इस निषेचित अंड ने अपना सही स्थान, उचित स्थान ग्रहण नहीं किया है, और गलती से ये कहीं फॉलोपियन ट्यूब में आकर के अपना स्थान ग्रहण करता है, तो भी ये क्या होता है, आरोपण तो कर लेता है, लेकिन इसमें सही रूप से वृद्धि नहीं होती है। इसलिए फॉलोपियन ट्यूब में या अनुचित स्थान ग्रहण करना, अब इसका विकास नहीं होगा। कारण नंबर 3 ये है कि कभी कभी ये फॉलोपियन ट्यूब ही बंद होती है, तो ट्यूब का बंद होना, जब ट्यूब बंद होगी तो वह निषेचित अंड आगे प्रवेश ही नहीं करेगा। इसके अलावा एक चौथा कारण और है, एक ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि और दूसरी होती है थायराइड ग्रंथि। इन ग्रंथियों से जो स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं, इन हार्मोन की मात्रा असंतुलित हो। कैसी हो? असंतुलित। कम भी हो सकती है असंतुलन का मतलब, और ज्यादा भी हो सकता है। तो जब इनकी मात्रा कम या अधिक होती है तो भी यह आरोपण इम्प्लांटेशन नहीं होता है।
इसलिए इन विभिन्न कारणों से एक गर्भ का प्रारंभ होना शुरू नहीं होता है। इस प्रकार से ये गर्भावस्था की पहली अवस्था होती है, जिसको हम डिंबावस्था कहते हैं। इसका समय होता है 2 सप्ताह या 14 दिन। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक प्रश्न इस अवस्था से निश्चित रूप से पेपर में आएगा। कोई सा भी प्रश्न आ जाए ये अलग बात है। पिछले 2 पेपरों में भी एक एक प्रश्न आए हुए हैं। दूसरी अवस्था आती है पिंड अवस्था। पीरियड ऑफ एम्ब्रायो। पीरियड ऑफ एम्ब्रायो का टाइम पीरियड होता है 3 सप्ताह से 8 सप्ताह, अर्थात 15वें दिन से लेकर के 56 दिन का समय। इस समय में सबसे अधिक तीव्र विकास होता है। अधिक तीव्र विकास होता है। अगर ये पूछा जाए गर्भावस्था के किस कालखंड में सबसे ज्यादा तीव्र विकास होता है, तो उसका आंसर होगा पिंडावस्था। अब हमने जो पीछे देखा कि गर्भाशय की दीवार पर निषेचित अंड स्थापित हो गया, आरोपित हो गया। अब इसमें विस्तार होता है, विकास होता है, विभाजन की प्रक्रिया होती है और इसमें से तंतु निकलते हैं और ये तंतु गर्भ के साथ में अपना मजबूती से पकड़ बनाते जाते हैं। धीरे धीरे इससे शरीर के अंगों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। तो अगर ये पूछा जाए कि गर्भावस्था में किस कालखंड में शरीर के अंगों का विभाजन होता है, तो भी पिंडावस्था के अंतर्गत। शरीर के अंगों का विभाजन होने के साथ साथ में इसके अंतर्गत 3 सहायक उपकरण भी बनते हैं या निर्मित होते हैं। इन सहायक उपकरणों का नाम है नंबर 1 प्लेसेंटा। हिंदी में कहते हैं आंवल। देखिए, प्लेसेंटा एक वृत्ताकार आकार में निर्मित उपकरण है और इसका जो डायामीटर होता है ये 8 से 10 इंच का होता है। इसकी मोटाई की यदि बात करें तो 1 से 1.5 इंच मोटी होती है। तो एक वृत्ताकार श्रृंखला में 8 से 10 इंच मोटी व्यास की और 1 से 1.5 इंच मोटी एक संरचना होती है, जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं। दूसरा जो उपकरण निर्मित होता है उसको कहते हैं गर्भनाल। ये 18 से 20 इंच लंबी, 18 से 20 इंच लंबी और आधे से 1 इंच मोटी, 1 इंच मोटी एक ट्यूब होती है, एक पाइप नुमा संरचना होती है, जो कि रक्त से या रक्त संचार का काम करती है। इसके बाद में
तीसरा जो उपकरण होता है इसको हम कहते हैं सैक यानी झिल्ली। और इन झिल्लियों की संख्या होती है 4 झिल्ली होती हैं। और इनके द्वारा क्या काम किया जाता है, इन सभी के द्वारा क्या काम किया जाता है वो देखते हैं। ये दोनों उपकरण जो प्लेसेंटा और गर्भनाल हैं, ये पहली बात तो गर्भस्थ शिशु को मां से पोषण लाने में या पोषण पहुंचाने में सहायक हैं। दूसरा, ये प्लेसेंटा जो होती है ये रोग से मुक्त करती है या रोगाणुओं से सुरक्षा प्रदान करती है, प्लेसेंटा। और ये सैक जो होती है ये बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है, आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार से इसमें क्या होता है, ये संरचना बनी होती है और इसके बीच में ये द्रव भरा होता है, तरल पदार्थ होता है। और ये तरल पदार्थ जो है इसका नाम होता है इम्यूनोटिक अम्ल, इम्यूनोटिक अम्ल। तो इसका एक कार्य तो ये हो गया बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करना, और दूसरा कार्य ये हो जाता है प्रसव के दौरान प्रसव मार्ग को चिकना करके और प्रसव को सरल बनाना, प्रसव कार्य को सरल बनाना। ये किस द्रव का कार्य होता है, अम्यूनोटिक या इम्यूनोटिक द्रव का कार्य होता है। तो ये संरचनाएं इसमें पाई जाती हैं। अब इसके साथ में ये गर्भनाल जो होती है, ये गर्भनाल, प्लेसेंटा और सैक, तीनों संरचनाएं जैसे ही गर्भ संपन्न हो जाता है यानी कि प्रसव हो जाता है, उस समय ये सभी संरचना बाहर हो जाती हैं और गर्भनाल को काट दिया जाता है, जिसको कहते हैं नाल काटना। इसके साथ में ही जो बालक शिशु, गर्भस्थ शिशु मलमूत्र यानी कि उसके जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनका भी जो त्याग करता है गर्भस्थ शिशु, वह इस गर्भनाल के द्वारा ही मां के रक्त में जाकर के मिल जाते हैं ये अपशिष्ट पदार्थ, और वो बाहर उसके ब्लड सर्कुलेशन के दौरान निकल जाते हैं। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवस्था है आपकी दूसरी अवस्था, जिसको हम पिंड अवस्था कहते हैं। इस पिंड अवस्था का पीरियड मैंने आपको बताया 3 से 8 सप्ताह का होता है। अब यहां पर एक जानकारी की बात यह है कि इस समय, इस अवस्था के बाद में हमें 56 दिन के बाद में अबॉर्शन नहीं करना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। उसका रीजन ये है क्योंकि इस समय यह आरोपित जो खंड है ये गर्भाशय की आंतरिक सतह पर अपनी मजबूत पकड़ बना लेता है, और इसको जब हम अलग करते हैं केमिकली रिएक्शन से, तो उसमें अंदर घाव होने का क्या होता है, संभावना रहती है। तो फिर आंतरिक सतह पर उस ब्लीडिंग जो होगी उसको रोकना कठिन हो जाएगा। इसलिए 56 डेज के बाद में अबॉर्शन जैसी प्रक्रिया को नहीं करना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए। उसके बाद तीसरी अवस्था आती है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
इंपॉर्टेंट अवस्था है भ्रूण अवस्था। भ्रूणावस्था, द पीरियड ऑफ फेटस, पीरियड ऑफ फेटस, ये पीरियड है आपका 9 सप्ताह से प्रारंभ होकर के 40 सप्ताह तक चलता है। पहला प्रश्न यही बनता है कि गर्भावस्था का सबसे लंबा काल कौन सा है, लंबी अवधि कौन सी है, लंबा कालखंड कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आपका भ्रूण अवस्था। दूसरा प्रश्न होता है कि सबसे धीमा विकास किस कालखंड में होता है, तो इसी कालखंड में सबसे धीमा विकास होता है। लेकिन ये है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण कालखंड है। अब इसे महत्वपूर्ण कालखंड क्यों कहते हैं? देखिए, पिंड अवस्था में केवल अंगों का विकास हुआ है, अंगों का निर्माण हुआ है, लेकिन जो विकास की प्रक्रिया है, बालक के विकास की प्रक्रिया है, बौद्धिक रूप से जिसको आप कह सकते हैं, तो ये विकास की प्रक्रिया भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होती है, भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होती है, भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होती है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काल है। तो आने वाला जो शिशु होगा उसका मानसिक चिंतन कैसा होगा, वो इस भ्रूण अवस्था के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए हमको देखिए क्या ध्यान रखना है, ये मिस कैरेज जिसको हम कहते हैं, मिस कैरेज जो वर्ड है, मिस कैरेज की संभावना 5 माह तक हो सकती है। 5 इंटू यानी 150 दिन, 150 दिन तक हो सकता है मिस कैरेजिंग प्रॉब्लम। इस मिस कैरेजिंग प्रॉब्लम से बचने के लिए हमको इस समय में ध्यान देना होता है। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान देना निश्चित रूप से जरूरी हो जाता है कि इस बालक के विकास के लिए एक तो क्या है कि अनावश्यक जो गर्भवती महिला है उसको अनावश्यक भार या दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। व्यायाम एक अलग शब्द है, व्यायाम करना चाहिए लेकिन अनावश्यक नहीं करना चाहिए। एक लिमिट होती है, केवल ये नहीं है कि आप बिस्तर पर ही पड़े रहें, वो एक अलग चीज है। व्यायाम का मतलब हल्का फुल्का व्यायाम होना चाहिए, अनावश्यक भार और दौड़ भाग नहीं होनी चाहिए। इससे मिसकैरेज प्रॉब्लम हो सकती है। और क्या हो सकता है, या फिर संवेगात्मक स्थिति ठीक नहीं होने से, यदि गर्भवती महिला की संवेगात्मक स्थिति यानी यदि वो तनाव में है तो भी मिसकैरेज प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा पोषण जो है वह अच्छा नहीं होगा तो भी इस पर पोषण का अच्छा नहीं होना तो भी इस पर बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए भ्रूण अवस्था के दौरान। इसके अलावा ये पोषण वाली बात आती है तो इस पोषण में चाय, कॉफी या अन्य जो नशीले पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। ये ध्यान देने योग्य बात है। इस समय नशीले पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क पर इन नशीले पदार्थों का बहुत जल्दी असर होता है। इसके बावजूद में यदि गर्भवती महिला बीमार है तो बीमार होने के कारण
का इलाज समय पर करा ले जाना चाहिए। अगर ये समय पर इलाज नहीं होगा तो इसके जो बीमारी के लक्षण हैं वो इस बच्चे तक पहुंच जाएंगे और ये इसको हम कहते हैं सिफिलिस। ये एक सहजन्म रोग का उदाहरण है। एक रोग होता है आनुवंशिक रोग, एक रोग होता है सहजन्म रोग। आनुवंशिक रोग है किसी माता पिता के डीएनए में परिवर्तन के कारण हमारा जो रोग आता है, हीमोफीलिया वगैरह होता है, वो होता है आपका आनुवंशिक रोग। लेकिन सिफिलिस जो है वह, या टाइफाइड है, ये सहजन्म रोग हो सकते हैं। इसका मतलब अब जिस बच्चे की माँ को ये बीमारी हुई और उसका सही ढंग से अपन ने इलाज नहीं कराया तो वो उस बच्चे तक पहुंच गया। अब वह कितना भी प्रयास करने के बावजूद भी वो बच्चा जन्म के बाद में कितनी भी उसका ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी वो रोग उसमें जड़ से खत्म नहीं होगा। इसलिए गर्भकाल के दौरान ही उचित दवाइयों का प्रयोग करके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इनका प्रयोग समाधान कर लेना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें गर्भावस्था में कुछ प्रिकॉशन लेने चाहिए। अब देखिए, इस गर्भावस्था के दौरान ये जो संपूर्ण समुच्चय होता है, यानी कि गर्भकाल में जो तीनों अवस्थाओं में ये जितनी भी समुच्चय क्रियाएं होती हैं, इनसे हमारे शरीर के अंगों का निर्माण होता है। तो संपूर्ण समुच्चय जो होता है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में या 3 परतों में बांटा जाता है। गर्भाशय के अंदर जो शिशु होता है उसका जो संपूर्ण समुच्चय है, सैक का, प्लेसेंटा का और दूसरे भागों का, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। और इसके 3 भाग होते हैं, इनको हम इस नामों से जानते हैं। नंबर 1 एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का मतलब होता है आंतरिक भाग, आंतरिक परत या आंतरिक भाग। आंतरिक भाग। अब ये एक्टोडर्म की जो परत होती है, इस परत से शरीर के कौन कौन से अंग बनते हैं बालक के, तो आंतरिक भाग जो है इससे बाह्य परत बनती है। बाह्य परत मतलब जैसे त्वचा, बाल, नाखून, दांत, ऐसे अंगों का निर्माण आंतरिक परत यानी एक्टोडर्म के द्वारा होता है। दूसरा भाग होता है मेसोडर्म। और मेसोडर्म को कहते हैं मध्य परत। इस मध्य परत के द्वारा मांसपेशियां, रक्त संचार, हृदय की गति, ये चीजें, हृदय और हृदय की गति, ये चीजें बनती हैं मेसोडर्म के द्वारा। मांसपेशियों का निर्माण होना, रक्त संचार का होना, मलमूत्र विसर्जन की क्रिया आदि होना, ये होता है आपका मध्य परत के द्वारा। तीसरी और अंतिम परत होती है एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है। इसको बाह्य परत कहते हैं। नाम बाह्य परत है लेकिन आंतरिक अंगों का निर्माण करती है। आंतरिक अंगों का निर्माण करती है जैसे कि इसमें मस्तिष्क है, श्वसन तंत्र है, पाचन तंत्र है। इनका जो निर्माण होता है, लार ग्रंथियां हैं या अन्य जो ग्रंथियां हैं जो शरीर में पाई जाती हैं, तो उन ग्रंथियों का निर्माण करने में कौन सहायक होता है, तो एंडोडर्म होता है, अर्थात बाह्य परत होती है।
तो ये पूछा जा सकता है कि किस परत के द्वारा कौन से शरीर के अंग का निर्माण होता है और 3 अवस्थाएं कौन सी होती हैं, 3 अवस्थाओं का कौन सा भाग होता है, क्या नाम है, कितना काल समय होता है, कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो ये हमारा एक भाग होता है बाल विकास का पहली अवस्था, जिसको हम गर्भावस्था कहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। इसमें से एक प्रश्न आना निश्चित है, स्वाभाविक है। नेक्स्ट शिशु अवस्था पढ़ेंगे हम आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग आप देख रहे हैं, तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, अपने एजुकेशन ग्रुप में मिलने वालों को, इनको जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको शेयर करें। दूसरे लोगों को भी लाभ होगा। इस लॉकडाउन के समय में सभी लोग लाभ उठा पाएंगे। और मैं समझता हूँ आप इतना जहाँ मैटर जो वाईफाई एक्मे से अच्छा और सटीक और परीक्षा के लेवल का मैटर जो आपको मिलेगा, वो शायद कहीं दूसरी जगह आपको उपलब्ध हो पाए, इतना आसान नहीं है। तो इसको आप रिव्यू करके देखें, एक बार की जगह 2 बार देखें, जिससे कि आपको ये कंठस्थ हो, मनन हो, याद हो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।